हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में या फिर डिफरेंट तरह की प्रिंसिपल्स जो कि जिन पे बॉडी वर्क करती है व्हेन वी पुट आवर बॉडी अंडर स्ट्रेस बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो पहला प्रिंसिपल हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि बॉडी की टेंडेंसी होती है जिससे बॉडी अपने आप को एक नॉर्मल स्टेबल एनवायरनमेंट में रखती है। अब इस एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए डिफरेंट तरह के रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि पीएच लेवल हो गया, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ऑक्सीजन लेवल बॉडी में। ये रेगुलेटर्स अपने आप काम करते रहते हैं जिससे कि बॉडी एक नॉर्मल स्टेट में रहे। अब जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो बॉडी स्ट्रेस में गई और होम्योस्टेसिस डिस्ट्रप्शन हो गया। डिस्ट्रप्शन की वजह से क्या हुआ कि ये जितने भी पीएच लेवल्स हैं वो ऊपर और एसिडिक हो गए, डिफरेंट मसल्स हैं वो एसिडिक हो गए। अब इससे क्या हुआ कि बॉडी इन रेगुलेटर्स की एक्टिविटी बढ़ा देती है जिससे कि बॉडी अपने एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में आ जाए, स्टेबल एनवायरनमेंट में। हम इसको एक रिकवरी की तरह भी ले सकते हैं, जैसे कि बॉडी जब भी हम जिम में एक्सरसाइज परफॉर्म करके वापस आए तो बॉडी में होम्योस्टेसिस ऑन हो जाता है, काफ़ी रेगुलेटर्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे कि बॉडी रिकवर हो जाए या फिर नॉर्मल स्टेट लेवल में आ जाए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो वर्क करती है होम्योस्टेसिस में वो है इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी एक्सरसाइज की होगी उतना ज़्यादा होम्योस्टेसिस डिस्ट्रप्शन होगा, उतनी ज़्यादा मसल्स को ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की। अब एग्जांपल लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होम्योस्टेसिस डिस्ट्रप्शन में अपना काम करते हैं। इसमें से एक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बेसिक वर्क होता है बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाना उन मसल्स को जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है। हम एग्जांपल लेते हैं चेस्ट का। सपोज हम जिम में बेंच प्रेस की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी चेस्ट मसल है वो है क्रिटिकल कंडीशन में। बॉडी के अकॉर्डिंग होम्योस्टेसिस डिस्ट्रप्शन सबसे ज़्यादा इस चेस्ट की मसल्स में हो रहा है। अब बॉडी क्या करेगी, डिफरेंट रेगुलेटर्स को एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्रिन सिस्टम हो गया। अब जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्रिन सिस्टम है ये रेगुलेटर्स हार्ट की कैपेसिटी और उसका हार्ट रेट बढ़ा देता है जिससे कि ज़्यादा ब्लड पंप होता है क्रिटिकल टिश्यू की तरफ और अलग अलग ऑर्गन्स पे जो भी क्रिटिकल कंडीशन में है। अब नर्वस सिस्टम कुछ जो लेस क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, मान लेते हैं कि अब हम बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टमक इज इन लेस क्रिटिकल सिचुएशन। तो अब नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस जो भी ब्लड एक्स्ट्रा स्टमक की तरफ जा रहा था उसको डाइवर्ट कर देगा चेस्ट मसल की तरफ, जिससे कि चेस्ट मसल की रिकवरी जल्दी हो सके, वो अपने नॉर्मल स्टेबल एनवायरनमेंट में जल्दी आ जाए। तो इस तरह से होम्योस्टेसिस वर्क करता है। जब भी हम कोई भी स्ट्रेस डालेंगे बॉडी पे तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटर्स बॉडी में जो है वो अपने एक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं ताकि बॉडी अपने एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए जहाँ की ऑप्टिमल होम्योस्टेसिस एनवायरनमेंट हो। ओवरलोड प्रिंसिपल। अब ओवरलोड प्रिंसिपल में हम जब बॉडी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस देते हैं बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज तो बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेती है। अब इसको हम होम्योस्टेसिस से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रेस दिया बॉडी पे बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज तो हमारी बॉडी में डिस्ट्रप्शन हो। अब ओवरलोड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बॉडी इस स्ट्रेस को अडेप्ट कर लेती है धीरे धीरे। अब इस क्रॉनिक अडेप्टेशन की वजह से बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल नंबर और ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। अब हम जब बॉडी को ट्रेन करते हैं सपोज 3 to 5 टाइम्स अ वीक तो हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, एक्सरसाइज जब भी हम कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी और माइक्रोकॉन्ड्रियल नंबर इंक्रीज होता है इस क्रॉनिक एडेप्टेशन की वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। अब ये ओवरलोड प्रिंसिपल होम्योस्टेसिस से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं कि हम जब भी उसमें डिस्ट्रप्शन हुआ, अब इस डिस्ट्रप्शन को बॉडी अडेप्ट कर चुकी है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हम जब आगे भी प्रिंसिपल्स देखेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि ये सारे प्रिंसिपल्स बॉडी कैसे एक साथ यूज़ करके हमारी बॉडी को नॉर्मल रिकवरी स्टेट में। थर्ड प्रिंसिपल है स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल।
अब बहुत ही सिंपल सा है कि आप जो भी पर्टिकुलर मसल को आप ट्रेन कर रहे हो जिम में, वो ही मसल स्ट्रॉन्ग होगी, वो ही क्रॉनिक ओवरलोड को अडेप्ट करेगी। सपोज़ आप जिम में गए और आपने बेंच प्रेस की, डंबल प्रेस किया, पुशअप्स किए, तो आप ये चेस्ट मसल है वो ही क्रॉनिक ओवरलोड को अडेप्ट करेगी, वो ही मसल इंक्रीज होगी, वो ही मसल स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत ही नॉर्मल सा प्रिंसिपल है, इसमें कोई लॉजिक इतना कुछ है नहीं। और एक चीज़ मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि जो ओवरलोड प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल कैपेसिटी या फिर ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी जो इंक्रीज़ होती है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ज़्यादा वर्क नहीं करती है, ज़्यादा उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ज़्यादा इंक्लूड नहीं होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। तो बहुत ही सपोज़ आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप एक सेट ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट जो भी जितने भी आप परफॉर्म करते हो, वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप सुपर स्लो पॉजिटिव, सुपर स्लो नेगेटिव जाओगे, तो उसमें भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ज़्यादा रिक्रूटेड नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी या फिर VO2 मैक्स आप कह सकते हो, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब भी हमने अपने मसल को ट्रेन किया 6 to 8 वीक्स के लिए, जितना भी आप कर लो, तो आप हमारी बॉडी ने एक एडेप्टेशन बना ली। अब जब भी हम ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, सपोज बेसिक हम 6 वीक्स के लिए करते हैं, हमने 6 वीक्स के लिए ट्रेन नहीं किया मसल को, अब मसल क्या होगी, हमारी वापस से बेस लाइन या प्री ट्रेनिंग लेवल पे आ जाएगी। अब ये होता क्या है कि क्रॉनिक स्टिमुलस बॉडी से हट जाता है जब भी हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो जितने भी एडेप्टेशंस अपने बॉडी में किए थे, बॉडी अपने नॉर्मल वापस लेवल पे ग्रेजुअली या फिर रैपिडली अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं रिस्पेक्टिवली। अब इसमें एक रिसर्च हुई थी, उस रिसर्च में कुछ लोगों को 8 वीक्स के लिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग कराई गई। अब 8 वीक्स के बाद उनके ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी और VO2 मैक्स, माइटोकॉन्ड्रियल नंबर, सारे मेजर्स को चेक किया गया और उनको बताया गया। अब 6 वीक्स के लिए उनको बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया गया। 6 वीक्स के बाद जब उनके नंबर्स चेक किए गए, सारे मेजर्स जो भी मार्कर्स थे उनको चेक किए गए, तो उसमें पता चला कि VO2 मैक्स बहुत ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी रैपिडली डिक्रीज हुई। तो बॉडी नॉर्मल अपने बेस लाइन पे आ जाती है जब भी आप वर्क करना बंद कर देते हो। तो बेसिकली रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब यही है कि आप अगर एक एडेप्टेशन बॉडी ने बना ली है, तो जब भी आप बॉडी को ट्रेन नहीं करोगे तो वापस वो प्री ट्रेनिंग लेवल या बेस लाइन पे आ जाएगी। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हर एक आदमी की ट्रेनिंग स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स उस बॉडी का अलग हो सकता है। हम 2 इंडिविजुअल्स को लेते हैं, सपोज उनके सेम सेक्स, सेम वेट, सेम हाइट और अकॉर्डिंग टू मतलब उनकी सेम एज भी है। 2 इंडिविजुअल्स को हमने एंड्योरेंस ट्रेनिंग के थ्रू उनको ट्रेन किया। अब उनकी जो रिस्पॉन्स है, उनकी जो ट्रेनिंग डायरेक्शन है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है, बट उनका मैग्नीट्यूड डिफर करेगा, क्योंकि हर एक बॉडी की जेनेटिक अलग होती है। हर एक आदमी का जेनेटिक अलग है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी बॉडी रिप्लाई करेगी, रिस्पॉन्स करेगी किसी भी ट्रेनिंग के लिए। अगर हम बात करें 2 आइडेंटिकल ट्विंस की, तो हाँ उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी हद तक सेम हो सकता है। जैसे कि हमने अगर कुछ वेरिएबल्स के, सपोज कि VO2 मैक्स चेक करना है, तो अगर हमने 2 इंडिविजुअल्स के VO2 मैक्स चेक किए जो कि जेनेटिकली डिफरेंट हैं, तो उनके जो मैग्नीट्यूड है वो अलग होगी। बट अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है VO2 मैक्स को लेके वो सेम हो सकती है। सो दीज आर द फ्यू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जिन पे बॉडी वर्क करती है जब भी हम अपने बॉडी को अंडर स्ट्रेस ले जाते हैं बाय परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।